खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, अहम खबरें आज डिस्कस करेंगे। तहरीक इंसाफ, अभी भी आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर अपनी हासिलात के बारे में बात कर रहे थे। जो उनके दावे थे वो क्या थे, क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ। आज इनकी जो एक जो कुछ उन्होंने कहा है, देखिए उसकी एवेल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। क्या काबीना में कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। आज खुद नोटिस के हवाले से बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज खुद नोटिस जो है वो हम रिफ़र कर सकते हैं। आप जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मगर फ़ैसला वही करते हैं और फिर बेंच भी वही बनाते हैं। अफ़गानिस्तान में जो नाकामी थी, ये अब अमेरिका में एक बहुत बड़े क्राइसिस का बन रही है। और रिपब्लिकन के एक हिस्से ने हमला कर दिया बाइडन पे कि $84 बिलियन के हथियार वहाँ फेंक के भाग आए हो भाई। तो ये अब अफ़गानिस्तान का बुरान भट्टी साहब अब अमेरिका में भी जा रहा है। इसमें आखिर में बात करेंगे, मगर पहले आ जाते हैं। अभी आप कुछ तक से सुने, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक रियलिस्टिक था PM साहब का जो एस्टिमेशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत गौर से सुने। एक तो मुझे बाद में मैंने दोस्त को भी पूछा, मैंने कहा जी ये इमरान खान साहब कहाँ के वज़ीर-ए-आज़म है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के। मुझे उनकी तकरीर हकीकत कितनी है कितनी नहीं, लेकिन एक लफ्ज़ देखा मुझे कमी आई है, बाकी उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी। उन्होंने एंड पे अख्ताम पे तकरीर के सब अलाइंस का शुक्रिया अदा किया, काफ लीग का, MQ का, DDA का। लेकिन पर मुझे एक अफसोस है, जिस अवाम ने बनाया उनका जिक्र नहीं किया। ये मेरे ख्याल में इस पर मलिक साहब रोशनी डालेंगे। देखें, आप मुझ पे मेहरबानी करें, मेरी 22 साल जद्दोजहद का अमली पैमाना आवाम पे ना आए, और शुक्रिया कम से कम उसका तो बनता था ना, उस आवाम का। उस पर मैं कमी है। बाकी क्योंकि उन्होंने मदीने की रियासत भी बना दी। मदीने की रियासत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, वो कहते थे दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भूखा मर जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये कह रहे हैं आजकल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेल हुई हैं। मैं 3-4 दिन पहले घर में गया था, कोई 15 गाड़ियाँ खड़ी थी। पाकिस्तान में गुर्बत है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। मलिक साहब जवाब देंगे, जो गरीब है ही नहीं पाकिस्तान में। खुशहाली बहुत आ गई जी मलिक साहब। बड़ी मुख्तसर सी बात है भट्टी साहब का। मेरा ख्याल है उन्होंने दर्द एक मीठे तरीके से बयान किया, जो मैं इनको जानता हूँ। मुझे पता है कि बड़े एहसास हैं, मोहब्बत करते हैं आम आदमी से। तो आम आदमी के काजी साहब बड़े मुख्तसर सी बात करूँगा। उसके 2-4 इशू हैं। उसको ना तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन से गर्ज है, ना डॉलर से गर्ज है। उसको गर्ज है कि मुल्क में बेरोज़गारी बेहतर हो जाए। वो हुई है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुई। उसको गर्ज है महंगाई से सिंपली आपकी डबल प्राइस हो गई है 3 साल में। ये उसका दूसरा कंसर्न है। तीसरा उसका कंसर्न है बिजली का बिल, गैस का बिल, जिसको आप यूटिलिटी कहते हैं, वो भी 25 से 40% बढ़ गया है। बेरोज़गारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, आमदनी में कमी, ये है स्टोरी 3 साल की। कि जो फिर क्या इसमें कोई हासिलात नहीं है उनकी, नहीं उनकी कामयाबी होंगी। मैं तो भट्टी साहब की यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जियो यानी आलमी तौर पर देखें तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, वो कर सकते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान में जो है पाकिस्तान के हक में सिचुएशन चली गई, ये हमने देखा। और इसके अलावा रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। ठीक है, टैक्स से वो 4,700 अरब पर ले आए, जो कि आखिरी जो 2018-19 में था। मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा उनका दावा था। हमारे एक बड़े दर्द दिल रखने वाले दोस्त हैं, हमारे साथ प्रोग्राम भी करते हैं, ग्लासेस भी लगाते हैं। वो कहते थे यार मैं जब बाहर निकलता हूँ तो कहीं बिलखता ही हुई औरत हाथ पे लाती है, कहीं बंदा कहता है मेरी आज सेल नहीं हुई। उस शख्स ने ज़्यादा गुर्बत देखी या ज़्यादा अमीर लोग देखे अपनी ज़िंदगी में। भट्टी साहब, मुझे अगर आप ये पूछ रहे हैं ना, तो हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर था। मैंने 35 साल में जो मैंने सहाफ़त की है, मैंने ये देखा है, सबसे पहली बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर को छोड़ के, सिर्फ क्योंकि सबसे बड़ी और आखिरी इस्लाहत उसने की थी अवाम के हक़ में जितनी भी की थी। उसके अलावा रियासतों ने हर इक़्तिदार में इशराफिया के मसाइल को हल किया है और इशराफिया के मसाइल के गिर्द घूमती रही हैं। इमरान खान के दौर में भी हमने यही देखा कि स्टेट इज़ अ कमेटी टू रन दी अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी। सीधी सी बात है, मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि अवाम बेसिकली जब हमारे प्रोग्राम में आपके वजीर मौसूफ कह रहे थे कि नौकरियां देना, बुनियाद कहाँ पे गलत है भाई? तुम्हारा काम है नौकरियां देना, या फिर हमारा काम नहीं है तुम्हें टैक्स देना। नवाज शरीफ ने आखिरी दफ़ा हमें टीका लगाया था 2018-19 में, कितना 35 हज़ार अरब, कितना 3,500 अरब रुपए का इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो शबर जैदी यहाँ कह के गए हैं, मेरे और आपकी जेब से जाता है।
अब हम 4700 दे रहे हैं। हाँ, आपने हमें सेहत कार्ड दिया, वेरी गुड, मैं ये निज़ाम नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर देनी चाहिए, जो आपने नहीं दी। नवाज शरीफ से तो क्या लेनी थी, वो तो वैसे ही ठेकेदारों की हुकूमत आपसे उम्मीदें थी, आपने नहीं किया, लिहाजा इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भट्टी साहब, आपका ख्याल है एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या होना चाहिए था, किस तरह आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता था जो नहीं हुआ? मैं काम कहाँ पे यार, ये आम आदमी से ना सुन लें, आम आदमी से सुना दे भाई, वो क्या आम आदमी क्या कहता है इन 3 सालों के बारे में। प्लीज गो हेड। मैंने तो ये देखा है जो नई तब्दीली जो भी आई है ना, उसमें से ये देखा है कि रोटी नहीं पूरी हो रही हमारी। इस वक्त टोटल मायूसी है। जो वादे किए थे इस गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। मेरी 4 दुकानें थी, चारों ही खत्म हो गई। अब हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ लाहौर आके। शुगर की दवाई हम लेते थे 10 रुपए की, अब वो 28 रुपए की हो गई है। क्या करें हम, कहाँ से कमा के हम बच्चों को खिलाएं? बच्चों की फीसें नहीं दे सकते हम, फीसें ले लेते आगे स्कूल बंद है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। अभी ये घी का पोजीशन देख लें, कहाँ हमारे को 150 रुपए 120 रुपए किलो घी मिलता था, अभी 350 और 300 रुपए किलो घी मिल रहा है। ये गरीब आदमी कहाँ जाए, आटा इतना महंगा कर दिया। बिल्कुल कारोबार है नहीं, ये बेचारे सारे मजदूर हम लोग रोड पे बैठे हुए, ये रिक्शे में बैठे हुए 300 रुपए घर पे ले जाते तो 300 मालिक को देते, 300 में घर चलता है, 4 बच्चे हैं हमारे। और अभी महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अभी कौन करप्ट है? दिन ब दिन महंगाई ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। कभी ये पिछली हुकूमत में डालते हैं, कभी ये कोरोना पे डाल देते हैं। मेरा 6 बच्चे हैं, ये देखो मैं इधर 500 रुपए का मजदूरी करता हूँ, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो अपना वजीर आला ने यह समझा गरीब कोई भी नहीं छड़ना, सारे मार मूर देने। महंगाई ना आप ही मर जाना बंदे देख के। ये तो लिए गए रैंडमली, हमारे स्टाफ ने लिए भट्टी साहब, रैंडमली हमने एक टारगेट था। मुझे वैसे बड़े सही जज्बे लगे। इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। आप हुक्म करें कहाँ सर्वे कराऊं। हाँ, अगर आप मुझे जाती उमरा भेज दें नवाज महल में या भेज दें बनी गाला, उधर वो क्या सूरत हाल है, या बिलावल हाउस। मैं 2 मिनट, मुझे बात पूरी करने दें। आपकी हर बात सच्ची है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब एक बात क्लियर कर दे, इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, तो 50,000 तक की कितनों की तनख्वाह है, 60,000 तक की कितनों की है, लाख तक की कितनों की है। जो खरबपति है ना, उनकी बात ना करें। वो सही कहते हैं अमीर हुए हैं इनके दौर में, क्योंकि करप्ट किसी एक आदमी को सजा ही नहीं हुई। वो खुद इमरान खान सब कहते थे रोजाना 10 से 12 अरब, और आज उस बात को बड़ा गोल करके 10 साल पहले ना 110 अरब डॉलर हर साल चोरी होते थे भाई, आज भी हो रहे हैं। चलो रहने दें, मलक सबसे पूछे। एक और एरिया जिस पे मैं चाह रहा हूँ, जो खान साहब से फिर आप कहते हैं जी कि आपका काम है, आपने गलत तवक्कुआत रखी। हमारा बड़ा ख्याल था इस्लाहात इदारों में, नंबर 1 पुलिस मेरा भी था, क्योंकि हमें तो यकीन तो करना चाहिए एक ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान का खैर खा है, कैंसर को हॉस्पिटल बनाया, क्रेडिबल आदमी। अगर वो कहता है मैं पुलिस में इस्लाह करूँगा, मेरा काम है, मैं मानूँ। तालीम उनका दूसरा इशू था, महंगाई चलो छोड़ देते हैं, करप्शन सबसे ज़्यादा इमरान खान का जोर था कि इदारों में करप्शन है, चोर है। मैं ये नहीं कह रहा किसी का नाम लेता, मेरे ख्याल में इन तीनों में मुझे कोई फ़र्क नजर नहीं हो सकता, मैं गलत हूं। क्या भट्टी साहब, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ कि इस करप्शन में जो कुछ नहीं हुआ, जो कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि एक दरख्त नहीं सारे बाग को पानी लगाया है इन्होंने, मतलब ये यहाँ पे फेलियर हुआ है। इमरान खान समझ नहीं पाए कि इन्होंने हर इदारे की मौसर जगह पे अपनी अपनी फील्डिंग सेट करके जा रहे थे, लिहाजा इन करप्टों को हाथ नहीं पड़ा। क्या ये हकीकत साबित हुआ है? इत्तेजाद अहसन साहब ने ये फरमाया था कि शरीफ बरादरन दरख्त नहीं, पूरे का पूरा जंगल बाग, जंगल को पानी लगाया उन्होंने। अच्छा, तो नहायत अदब एहतराम से 3 सालों में पिछले करप्शन थी, मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा, ना मैं कह रहा हूं वजह तलाश करें। वजह इन्होंने उस जंगल को और घना कर दिया और वसी काटा नहीं है, काटा खुदा रसूल का बड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं बड़ा कर दिया है, महफूज कर दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। वरना आप कल का प्रोग्राम जहां कहते हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं मैं लाहौर को बहुत ज़्यादा जानता हूँ, उनकी ज़िंदगी क्या है लाहौर आने की या लाहौर में रहने की। 8-10 कनाल घर में रहे, 5-6 करोड़ की गाड़ी, और ज़िंदगी में उन्होंने अपना ख़र्चा नहीं किया, अरबों रुपए के उन्होंने एक घर से निकले 5 स्टार होटल में गए, महलों में गए। एक है जो 80% लोग जहाँ गाड़ी जाती नहीं, कीचड़ होता है, गैस आ नहीं रही होती, कहीं बिजली नहीं आ रही होती और रोटी पूरी नहीं होती। या तो आप चंद अशराफिया जिनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ी है उन्हें पाकिस्तान कह लें। मेरा एक दोस्त है
अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसे ये तो नहीं कह सकते जो जिंदा होकर जन्नत नसीब करे। वो कहते थे दो शराफिया तरक्की नहीं कर सकते, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब एट ए टाइम, क्योंकि बहुत अमीर तरक्की करेगा तो नीचे वाले की हक तलफी करेगा। मैं उस बात पे मैं अपना फाइंडिंग दे चुका हूँ। ये नहीं हो सकता इमरान खान साहब करप्शन भी ऊपर होने दें, लूट मार भी ऊपर होने दें, बैड गवर्नेंस की भी इंतहा हो और बेहतरी भी आ जाए। अच्छा, अब या माजी के हुक्मरान भी हो, कोई एक फायद नहीं हमारा निशान। अब दूसरा, अब जो एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जो भी डिस्पेंसेशन होती है उसमें लोगों की दो उम्मीदें होती है, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। हमारी अपोजिशन को 2018 के बाद पता चला कि यहाँ करप्शन भी है और यहाँ पे महंगाई भी है। इतनी बड़ी महंगाई, इमरान खान का आपके मुताबिक इतना बड़ा फेलियर, तो अपोजिशन को तो यहाँ पे जो क़यामत बर्पा कर देनी चाहिए थी। वो बाहर निकले, मरियम ने बताया बड़ी महंगाई है, उनको भी महंगाई महसूस हो रही है, तो वाई अपोजिशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आया बल्कि बिखर गई। और मैं आज ये कह सकता हूँ PMLN तो अब है या नहीं है ये तारीख बताएगी। मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सिंपल एक रीज़न है मेरे ख्याल में, पीपल और पाकिस्तान वाज रेडी, वो लोग तैयार थे जाने के लिए। जो महंगाई है, जो जिस चीज़ है, वो मैं समझता हूँ सिर्फ एक करप्शन, इनके मुकदमात, इनका माजी, इनका अपना इतना बोझ है गंद का कि ये लोगों को कहाँ लेके जाते। मुझे बताएं आप, अगर चलें मैं शरीफ फैमिली से बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ को ले लें, शहबाज शरीफ को ले लें, मरियम को ले लें, शहबाज अपना सलमान को ले लें, एक बंदा बता दें जिस पे केसेस नहीं है। तो जब आप खुद ही हर वक्त इस सकंजे में फंसे रहे हैं कि जरदारी का मसला है कि मुझे अदालत बुला लेगी कि नहीं बुलाएगी, नवाज शरीफ का मसला है मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ कि मैं पाकिस्तान ना रहूँ। कल की सुन लें 10,000 लोगों ने साइन किया एक वहाँ पे लंदन में ना एक एप्लीकेशन पे, और अगर 1 लाख बंदों ने जनवरी तक साइन कर दिए लंदन में, तो अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की डिस्कशन पार्लियामान में होगी, अमेरिका का बरतानिया के पार्लियामान ये बहस करने पे मजबूर हो जाएगा ये बंदा यहाँ क्यों उठा रहा है। तो जो बंदों के अपने ऐसे मसले होंगे वो लीड करेंगे। एक मुझे बात किस तरह करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे मुझे थे एक बंदा बता दे, मैं मौलाना का नाम भूल गया, उन्होंने भी थ्रेट दी कि अगर अपना एहतसाब मेरा करोगे तो मैं ये करूँगा। सारे मुझे ये बताएं, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया है कि यार वो उस पर इतने केस, उस पर इतने केस, तो इतने पे उतने केस। तारीख में जिन्होंने इनकलाब किया था उनको फूलों के हार पहनाते थे, उन पे केसेस नहीं थे। भाई ये गेट नंबर 4 से आए हुए हैं, मेरी गल तो सुनो, लोग थोड़े ये इसलिए तहरीक नहीं चला सके कि इन पे झूठे मुकदमे बने हुए थे। वहां से आए नहीं ना। मुझे यार ये बताएं ना कि जिन लोगों ने तारीख में तहरीक भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब लाखों बंदे बाहर निकल आते थे उन पे केसेस नहीं थे। इन्हें तो नवे बड़े सन, उन्हें जाली सन, इन्हें तो असली सन। यही अच्छा सर, काजी साहब गुजारिश ये है कि मौजूदा महंगाई या करप्शन की जिम्मेदारी ये हुकूमत नहीं, पिछले 50 सालों की हुकूमत है, खाली तरीके इंसाफ 72 सालों की है यार, 72 सालों की, इसमें दो राय कोई नहीं। अच्छा, मैंने बहुत गौर से तकरीर सुनी, आप साहिब इल्म है, इमरान खान साहब ने ये बताया कि इस वक्त कितने स्कूल नए बनाए जब से वो 3 सालों में आए हैं, कितने गरीब मुस्तक लोगों को स्कूलों में दाखिल कराया और उनका म्यार बेहतर किया, कितने अस्पताल बेहतर किए। ऐसी को बात की। मैं ये समझता हूँ कि ये सुनी आपने, मेरी बहुत बड़ी तब्दीली है। सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बनाया कारों का, ब्लैक हुई MG कार 55 लाख की, 65 लाख की बिक रही है, क्योंकि ये क्रेडिट है कि इस हुकूमत में ब्लैक हो। बल्कि हमारे वफाकी वजीर ने क्रेडिट लिया था कि उन पे गाड़ियां बिकती हैं। कि बताया हो कितने पंजाब में जब वो नवाज शरीफ गया था वो तबाह हाल था पंजाब, उसके बाद उन्होंने कितने स्कूल अपग्रेड किए, कितने कॉलेज अपग्रेड किए, कितने अस्पताल बेहतर बनाए, कितने बंदे जो ये कहते हैं सारी उम्र करप्शन होती रही और होती भी रही। इमरान खान 100%, इन्होंने कितने बंदे नौकरी से निकाले करप्शन पे? खान साहब का एक करप्शन में निकाले कितने यार, उंगलियां थक गई हैं गिनना चाह रहा हूं। कादी साहब अल्लाह का वास्ता है भाई 5 नाम बता दो यार, क्योंकि जब 50 आप कह रहे हैं 70 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और ये मदीने की रियासत वाले भी हैं, तो मदीने की रियासत में तो करप्शन तो आप नबी पाक वसल्लम ने कहा जहन्नमी है, जहन्नमी। कितने जहन्नमियों को इन्होंने नौकरी नहीं भट्टी साहब, कल जो नहीं भट्टी साहब जो आपने बताया, जो सरकारी मुलाजिम जो कारोबार कर रहे हैं, जो परसों हमने खबर बताई है, जो रेट्स बताए, और करप्शन क्या है, और करप्शन क्या है? फिर वज़ीर आज़म तो उनके, फिर आपने ये भी बताया कि बाकायदा पैसों से आपको ये पोजीशन लेनी है तो ये पैसे दो, ये पोजीशन लेनी है तो ये पैसे दो। दुनिया के सारे मुझे लोग कहते हैं भाई बात ये है, देखें इमरान खान का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हिस्ट्री में जाएगा कि जो गुनाह का निज़ाम इसने इनहेरिट किया था उसको तोड़ नहीं सका।
तोड़ना नहीं तोड़ सका, और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था और आपके सामने किया था। मेरी इशराफिया के साथ अगर वो अवामी लहर के साथ आता है और पूरी इशराफिया को बदल देता है तो फिर तो तोड़ लेगा, वरना ये जो संगलाख और स्टेनलेस स्टील के करप्शन के स्ट्रक्चर बना के जा रहे हैं ना मियां मोहम्मद पिसराने, मियां मोहम्मद शरीफ साहब, इसको नहीं तोड़ सकेगा। मैं तो रुका दूंगा कैसे, मैं तो 2013 तक देखिए मैं कर्ज करता हूँ 70 साल का गंद कोई भी नहीं दूर कर सकता, शायद सर कर सकता है। नहीं उसकी इब्तिदा उसको फिर ची गुवेरा होना पड़ता है। नहीं उसको इतनी जल्दी देखें जो मेरी हो सकता है आपकी नजर में कोई कर सकता हो, लेकिन इन्होंने तो इब्तिदा नहीं की। पिंडी रेंज का एक वफाकी वजीर है, नवाज शरीफ के दौर में किसी से भी ज्यादा करप्शन सिर्फ उसने की है। अब सिर्फ हुकूमत जाने दें, ये लोग कहते हैं ना बड़ी ईमानदार है। इमरान खान को मैं कहता हूँ ऑनेस्ट है, मेहनती है, लेकिन पिंडी रेंज का मलक साहब एक सिक्का सारा मैच यार अनबिलीवेबल। और अल्लाह चलो रहने तो किसने बताया कि मैं ये माना था यार जिन लोगों ने अच्छा वैसे ये काई साहब एक आपसे आखिरी सवाल, ये हम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह बादशाह का हुक्म हो या सुन्नत हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, करप्शन हलाल और हराम पहली दफा मैंने अब सुनी है, ये क्या चक्कर है? देखिए करप्शन हलाल हराम ये है भट्टी साहब के, हलाल तो कैसे हो सकती है? अब बस मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, करप्शन तो कभी हलाल हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपसे एक बात मैं बात बताऊं, ये जहाँ बड़ी तब्दीली, आज सुपर पावर चीन वहाँ खड़ा है, ये मौजिद तुम 2/3 मेजॉरिटी लेके आया था। ये जो फ्रॉड का निजाम आपने जमहूरियत के नाम पे कायम रखा है, विच इज नॉट जमहूरियत, वी वांट जमहूरियत, वी कैन डाई फॉर इट। ये फिदल कास्ट्रो जो है उसने 2/3 मेजॉरिटी ली थी अपना वोटिंग करके, अपना 2 जाली वोट बुआ के आया सी। नहीं क्यूबा में नंबर 4 कोई नहीं ना, ये भी तो ध्यान में ये मैं आपको बताऊं, हमें इलेक्शन मेरा एक सवाल है, जिनको आप पॉलिटिशियन कह रहे हैं, मुझे एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान की तारीख का बता दे जो अवाम से आया, फिर मैं अपनी बात जारी रखूं। एक मुझे नाम बता दे जो अवाम से आया। मैं ये नहीं कह सकता। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात ये सुने कि जितनी रेवोल्यूशनरी तहरीकों में लोग आए हैं ना अवाम से, मैं क्रुश्चेव कह देता हूँ, क्रुश्चेव मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ यार, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ ना, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी मिडिल क्लास से आए थे, जिन लोगों ने इनकलाब किया तो मिडिल क्लास से आए थे। यहाँ पे कहाँ आता है? देखो ना, ची गुवेरा डॉक्टर था, ठीक है, इसी तरह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर क्या है, जितना स्ट्रक्चर इन प्लेस इमरान खान को मिला, और ये मेरी राय थी और मैंने कहा उनके सामने भी 2-3 दफ़ा इंटरव्यू में कहा, ये जो स्ट्रक्चर है ये करप्शन को और स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। मैं एक छोटी सी आपको छोटी सी आपने भी बताया ना, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। 4700 अरब रुपया खान साहब ने इकट्ठा किया ना इस हुकूमत ने टैक्स का, और ये हुकूमत चलाने के लिए, रियासती अदारे चलाने के लिए 7000 अरब चाहिए। यानी कि आप में कहीं है ही नहीं है, ये सिर्फ मुल्क चलाने के लिए आपकी हुकूमत को 7000 अरब चाहिए, और आपके पास पैसे कितने हैं? 4700 अरब। 3300 अरब तो आप पहले दिन पैदाइश के वक्त ही आप खसारे में चले जाते हैं। तो ये रियासत चलाना ही सारा मसला है। मैं तो वो कहते हैं सजना है महफिल असद तेरे लिए सजाइए। हम नहीं आए इस सोसाइटी में, रियासत ने आम आदमी को इन नहीं किया, ना हमारी एजुकेशन है ना तफज़। ये इनका अपने ही पाकिस्तान। मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान को रियासत चलाने के लिए 7000 चाहिए और हमारे पास कितने हैं? 4700 भी आपने बता दिया। अच्छा, जरदारी साहब को अपनी जिंदगी चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए और उतने कितने हैं उनके पास? वो भी इसी निज़ाम। नवाज शरीफ को जिंदगी चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए और कितने हैं उसके पास? इमरान खान को जिंदगी चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए? गलत सुनो ना, जो भट्टी साहब ने 2 मिनट पहले कही थी, ये फैक्ट्स है। ये मेरी बात सुने, जब आपकी इशराफिया या रूलिंग इशराफिया के पास अपनी 5-7 हजार सालों के खाने के पैसे आ जाएं तो फिर आपके अवाम भूखे मरते हैं। कादी साहब असल बात आप अब कर रहे हैं। हाँ। जब एक खानदान के पास 5 करोड़ खानदान के पैसे अकेले के पास हो, फिर और 5 करोड़ के पास एक वक्त की रोटी ना हो, तो हाक में वक्त मुजरम है, मुल्जम है। उसका नाम क्या है मुझे इससे गर्व अच्छा, नहीं। अभी मैंने मुझे तो दुख हो रहा है। मदीने की रियासत खुदा के वास्ते कहना छोड़ दो, मदीने की रियासत वो डराए। फराद का मिसाल जैसे कुत्ता, आप अरबपतियों की मिसाल दे रहे हो, वो आइडियल है आपके कि एक आदमी ने 5 अरब की प्रॉपर्टी थी, वो मुफ्ता इस्माइल जैसे किसी ने सवाल किया, आप कह रहे हैं नुकसान हुआ, आपके प्रॉफिट में तो 2 या 2.5 अरब ज़्यादा हो गया। यार आप उनके वज़ीर-ए-आज़म, 80% 90% अवाम आपकी पाँव की जूती भी नहीं आप उनको समझते। भट्टी साहब देखें, मैं उनसे गिला इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी कोई उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन मैं ये सुनवाना चाहता हूँ कि बुज़दार साहब क्या फरमा रहे हैं, बुज़दार साहब के हवाले से खान साहब क्या फरमा रहे हैं?
मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, बर्बादी आ गई। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। तो मेरा ख्याल है ये सवाल तो उन्हें अपनी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए। वैसे उन्होंने 4 वजीर बदले हैं। अच्छा मलक साहब, पंजाब में बहुत काम हो रहा है, अनबिलीवेबल, लेकिन इसके लिए आपको हुकूमत जाने का इंतजार होगा। मेरे वजीर आज़म, मेरे कप्तान का कहना है कि जितनी काम नजर नहीं आते। पाक लाहौर शायद एयरपोर्ट से शुरू होकर 90 शारा या 7 क्लब तक खत्म हो जाता है। मलक साहब कोई बैकवर्ड एरिया, महमूद बूटी चले, बदामी को चलते हैं, शहदरा चलते हैं, रावी रोड चलते हैं, कच्चा रावी चलते हैं, सांदा चलते हैं, सांदा के पीछे सारे इलाकों में चले आप। इन इलाके में किसी दिन वजीर आज़म को लेके तो जाए। नहीं, वो तो वीजा ही नहीं इनके पास। नहीं काई साहब देखे, वो कहते हैं मैं जब लाहौर आता हूँ, आप इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि मेरा भी दिल करता है कि ईमान से वजीर आज़म साहब को ना को मसाजर भेजूं। इतना मेरा वजीर आज़म मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उस्मान गुजार साहब। लेकिन मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को इस दफ़ा आपने महमूद बूटी, तुपसड़ी, सांदा, जाती उमरा, नवे पटन लाहौर का इलाका फिराना है और फिर कहना कि सर आप आते हैं 5, 6, 10, 20 करोड़ के जहाज़ पे, मुझे नहीं पता जिस गाड़ी में आते हैं 90 इशारा क्या होता है, 8 क्लब बोलना, उसका माहौल है। किसी दिन इन्हें ले जाएं तो सही यार। नहीं भट्टी साहब, एक और भी सवाल है। भट्टी साहब, ये पंजाब किसको कहते हैं? वो पंजाब जिसके 5 ऐसी आपने बदल दी, वो पंजाब नहीं सुने ना, जिसमें 400 मैं कहता हूँ। एयरपोर्ट एक फिक्रा मेरा एक फिक्रा, आप इस शहर के रहने वाले हैं, इस मुल्क के रहने, एक फिक्रा 3 घंटे 4 घंटे जैसी मर्जी वो खतून थी, वो बहस नहीं, 400 बंदा उसको तंग करता रहा, 3 उसकी कॉल आपने खबर दी है, आपकी पुलिस वहां नहीं। ये पंजाब की बात कर रहे हैं। मलिक साहब जिस वक्त उस हवा की बेटी से दरिंदगी हो रही थी तो एक अफसर एक खास किस्म का शौक रखता था, वो पूरा कर रहा। वो पंजाब का नहीं होगा ना, वो पंजाब का, वो तो कह रहे हैं पंजाब। फिर मैं और भी आगे आ जाऊंगा, मैंने छेड़ो ना यार। गल सुनो, ये 2018 ਨੂੰ नवी पुलिस जमी सी। नहीं ऐसे इस लाहौर में नाके पर बहन के साथ भाई के साथ बहन रेप हुई शहबाज शरीफ के दौर में। गलत हुआ, मैंने रिपोर्ट किया। गलत हुआ। वही पुलिस है जिसको आप पुलिस मुकाबले से जिसमें आबद बाक्सर आप बनाते हैं, जिसमें आप जो है वो विरक साहब बनाते हैं, तो फिर केड़ी नवी पुलिस जम पई है? फिर आप क्यों आए? फिर आप दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सिस्टम। नया पाकिस्तान आप आए क्यों आ गए? काजी साहब, मियां साहब के तो आ गए। आपकी बात ठीक है कि बाजी में भी करप्शन थी, फिर मेरा बाजी नहीं, अच्छा कंटिन्यूएशन है उसकी। नहीं, मेरी सिर्फ एक सबमिशन, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ के, हाथ खुदा का वास्ता मदीने की रियासत ना इसको कहें। हाँ, क्या है दूसरा, और आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन कहते हैं हम उनकी सुन्नत पे चलते हैं, आप नहीं चलते, ना मुझे छेड़े, ठीक हो ना मुझे छेड़े, अल्लाह का वास्ता आपकी बात नहीं सही। कहता शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। इस्लाम ने क्या क्या हुक्म दिया हुआ है ये पूरी कुल कायनात जानती है। मेरे जैसा गुनाहगार तो गुनाहों का पहाड़ है। काजी साहब, मैं तो ये बाकी 100 दफा गए, मैं कौन हो तो रोकने वाला, मैं अपनी राय दूंगा। और भट्टी साहब, इन स्ट्रक्चर्स को तोड़े बगैर ये जो ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत है, ये जो नेक्सस है यहाँ ब्यूरोक्रेसी का, ठेकेदार का और पॉलिटिशियन का, इसको तोड़े बगैर क्या होना है? जो नवाज शरीफ ने और इन सारों ने मिलकर 30 सालों में बैठ के बनाया है, इसको स्मैश करना पड़ेगा। मैं पहले भी कहता था खान साहब से, अब भी कह रहा हूँ। काजी साहब, मुझे मैं मलक साहब आपसे मदीने की रियासत, उन्होंने कहा टार्चर, उन्होंने क्या बताया, मुझे पता है इसके साथ क्या क्या हुआ। अल्लाह माफ़ करे, मैं टीवी पे नहीं कह सकता, और किसने करवाया है। वही मदीने की रियासत, वो खुदा ना खासा मकबूजा कश्मीर नहीं है भाई, लाहौर था ये। भट्टी साहब जी, इन्होंने भी कसम खाई थी, वो भी कहते दिल डरता है मेरा। वो तो उन्होंने कहा था, हमने कुरान पे ओथ लिया। लेकिन आपको क्या बताऊं यार, जब इंसानों के साथ आप जानवरों से बदतर सलूक, आपको पुलिस ले जाए ना, आप थोड़ी देर बाद कह देंगे मैंने उसामा बिन लादेन हूँ, मैं मुल्ला उमर हूँ, तो मैंने इंडिया 9/11 मैंने किया, भट्टी साहब मुझे ले जाए, वो मैं सिगरेट चाय पीने वाला भट्टी साहब, मैं कह दूंगा 9/11 मैंने किया। भट्टी साहब, 2 आर्कियोलॉजिस्ट ना एक खोपड़ी दरमियान में रख के बैठे थे। एक कहता था 5000 साल पुरानी है, एक कहता थी 3000 साल पुरानी है। उधर से एक मैली सी वर्दी में मेरे पुलिस का सिपाही है, उन्होंने कहा मैंने दो,
2 मिनट बाद कहता है नहीं ये 7000 साल पुरानी है। कहता तेन किवें पता लगा? कहता बक पई है। तो वहाँ तो खोपड़ियाँ भी बंद पड़ती हैं मलिक साहब। ये सब देखें, ये तो शहनशाह अकबर की टोन है कि वे क्या कर रहे हो, सही हो इदारे पकड़े तो सही है इदारे। अच्छा काई साहब मुझे मेरी गाल सुनो, भुट्टो साहब को फांसी लगने वाली थी तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो उनके पास गई तो उनका कहती है नुसरत पार्टी क्या कर रही है? तो नुसरत बड़ी औरत जुल्फी बाहर बोल्शेविक पार्टी छोड़ के आए थे। तो यारा अच्छा 2 मिनट वो केड़े बंदे जो 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 माशाल्लाह नेक वकार ब्यूरोक्रेसी खान साहब को पता होना चाहिए था कि जो क्वालिटी है ना जो इस रियासती स्ट्रक्चर में अंदर घुसेड़े हुए 2 नंबर कादी साहब, मैं तो मदीने की रियासत में बैठा हूँ यार। कौन बैठे ना करो बार बार गल्ला। मैं तो मदीने वाले की खाक को चूम के रोजाना सोता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मदीने तसव्वुर में उन्होंने कहा मेरे पास फयाजुल हसन चौहान आए, ओए अपने आप को ठीक करो, क्या कर रहे हो? अभी शहजाद अकबर को कहता हूं तुम्हें फोन करे। अगर वो जराइम पेशा आदमी था, अगर 3 पर्चे हो गए थे, अगर उसके साथ वो सलूक किया गया जो मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता, उसमें नमक मिर्चों का भी जिक्र आता है, तो फिर शहजाद अकबर के अगर तल्लक था, अगर उन्होंने कसूर किया था, FIA के मुल्ज़म थे या पुलिस के, वो करते शहजाद अकबर के साथ इनकी रिहाई का क्या तल्लक, मुझे समझ नहीं आई है। भट्टी साहब इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तो एक ऐसी अजीम पुलिस है कि जो पहले बता देती है कल की होना है, कहाँ पे जुर्म होना है। लेकिन अपोजिशन क्यों नाकाम हुई ये ज़रा हम बताते हैं आपको कि सुनाए ज़रा। ये इन तीनों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। मलिक साहब ये तो ठीक उसने कहा, मुकाबला तो बड़ा 7 घंटे बह के तरले, वो बिल्कुल सही कहने हैं। वो जमहूरियत पसंद नहीं, वो फौज से यही चाह रहे हैं, उनकी यही ख्वाहिश है। मगर मेरा प्यारा जो वज़ीर आज़म है, उनको कल खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि यार मैं 1 साल मुझे वोट दे दूँ, मैं अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकता। बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने कराने थे, वो नहीं करा सके। जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना। जब आप अपनी पार्टी में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, आप बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, आपने सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है आपको, तो फिर आपकी भी जमहूरियत हम किधर जमहूरियत ये तो आ गया ना। ये जब मैं आपसे सवाल करूंगा मलिक साहब आपसे कि जी इमरान खान साहब का ये फेलियर उसके हो गया, ये हो गया, लेकिन ये कि इधर से बूट पॉलिश करके बाहर निकलते हैं, बाहर आके गाला करनी शुरू कर देंगे। तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, दैट वाज द फेलियर। कादी साहब नहीं मैं तो सवाल साहब आप मलिक साहब के इमरान खान ने की कीता वो भी पूछ लेना। अच्छा कादी साहब सर कादी साहब आप इमरान मलिक साहब से ज्यादती करते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। देखें 50 सालों से नून लीग में इलेक्शन होता है और नून लीग को भी नहीं पता चलता, शहबाज शरीफ सदर बन जाता है। तो आप एक खाक पे ना तरीके साहब को भी कुछ 50 सालों से हो रहा है, इलेक्शन भी होता है, वोट भी पलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता मैंने वोट डालने जाना है, वोट डाल भी देता है, रिजल्ट भी आ जाता है, गिनने वालों को भी नहीं पता होता। मलिक साहब इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, क़यादत बन जाती है। मेरा तो आर्गूमेंट है मैच बराबर है। आपके जो फैसल वर्ड है उसने 3 साल नहीं गया इलेक्शन कमीशन, 3 साल टाइम ही नहीं मिला, रक्षा स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एकदम जब सेनेटर बना उसने कहा जी मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ कौमी असेंबली से। वो तो ठीक है, आपका कहाँ पे कानून, आपकी जमहूरियत से क्या मोहब्बत है? वो तो ठीक है, क्या बात वो तो ठीक है। देखें कौन सी जमहूरियत? मैच बराबर ब्रेक पे जाना है, मैच बराबर है। नहीं आपकी हर बात ठीक, मैच बराबर है। ये मानते तो है ना नून लीग के पास ये फन है कि इलेक्शन करवाते हैं लोग, वोट भी डालते हैं, गिनते भी हैं, लेकिन अब वोट डालने वालों को पता होता है ना गिनने वालों को पता होता है, सिर्फ जो सदर होता है उसको पता होता है मैं सदर बन गया। सही कह रहे हैं। तो मेरा तो आर्गुमेंट ये है आपका ये उनकी काबिलियत के, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, आपको करना चाहिए। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जमहूरियत किधर है? यार कमाल है कि हर सारा इलेक्शन होते हैं, बार-बार आप ही बदन बन जाते हैं। नहीं मलिक साहब आपका आर्गुमेंट पता क्या है? शरीफ फैमिली का पार्टी भाई दुनिया की कोई पार्टी है जिसका नाम नून से और नून का मतलब नवाज है, उनकी जमहूरियत तो नंगी जमहूरियत। मुझे इस आर्गुमेंट की समझ नहीं आई, ये बड़े गलत हैं, लिहाजा पुराने गलत ही टिके रहते। ये आपका आर्गुमेंट मुझे मतलब समझ आता है, मैं तो शायद मेरी समझ गलत है, मेरी समझ गलत है, आपको सारी समझ आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गिल साहब। बहुत से महाज पे अगर हम देखें यानी इलाकाई या
या फ़ौरन जो हमारे जो हासिलात हैं जो उसमें तो इमरान खान साहब एक ज़ाहिर है एक लीडर बन के मर जब हुए नज़र आते हैं। हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी बज़ाहिर लगता है हमारी फेवर में है, लेकिन जो डिलीवरी है विद इन दी कंट्री जो आपके वादे थे सोशल चेंज के, उस हवाले से आपके हमायती भी जो है उनकी रिजर्वेशंस हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आप काजी साहब इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और वो किसी सिस्टम के तहत होती है। कुदरत ने, अल्लाह की ज़ात ने जो चीज़ भी बनाई है उसका एक सिस्टम होता है। अगर तो आप किसी शॉर्ट टर्म डिलीवरी की बात करें जो पाकिस्तान जैसे सिस्टम के अंदर हो सकती है, वो हो चुकी है, उस चीज़ को डिलीवर किया जा चुका। जिस चीज़ ने वक्त लेना है उसने वक्त लेना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो 3 से 4 साल लेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में ठीक होने वाली जो 5 से 10 साल लेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 10 से 30 साल लेंगी। अब मुझे नहीं पता कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ की डिलीवरी की बात कर रहे हैं। अगर तो 10 से 30 साल वाली हैं और कुछ चीज़ें होंगी जो शायद 10 से 50 साल लेंगी, वो शायद अब मेरी और आपकी उम्र के अंदर ना हो, वो शायद उससे अगली नस्ल के अंदर हो। तो मुझे अब ये सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की डिलीवरी की आप बात करें। अगर तो आप कहते हैं कि हमारे जो लार्जर रवैये चेंज होने हैं, जो हमारे यहाँ लार्जर सोशल चेंज आना है, वो तो डेकेड्स का काम है। आप मेरे से बेहतर तारीख के स्टूडेंट भी हैं, सोशियोलॉजी के भी हैं, आपको इस बात का पता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने वो 125 साल में सफर तय किया था जो सोशल चेंज है वहाँ पर। आज भी अमेरिका के अंदर जो ब्लैक अमेरिकन हैं, अफ्रो अमेरिकन हैं, उनको अपने हकूक की जंग लड़नी पड़ती है। आज भी अमेरिका के अंदर जो खवातीन हैं उनको तकरीबन 20% कम तनख्वाह दी जाती है। आज भी अमेरिका के अंदर माइनॉरिटीज जो है वो कहती हैं हमें पूरी तरीके से हमारे हकूक नहीं मिलते। तो ये तो एक सफर है जो हर मुल्क में हर तरीके से चलता है। आप बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, लंबा काम है, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें एक अदालतों का रोल है, एक मीडिया का रोल है, एक उसका रोल भी है जो कहता है खाता है तो लगाता भी है, एक उस शख्स का भी। आपने देखा ना, अल्लाह ने हमारे अंदर एक सिस्टम डाला हुआ है, गंदी चीज हम खाते हैं तो हमारा मैदा बाहर निकाल देता है, हम उल्टी कर देते हैं। छोटा बच्चा है वो गंदी चीज खाता है, निकाल देता है। लेकिन जब हम वो गंदगी अपने दिमागों में रखना शुरू हो जाते हैं कि करप्शन को एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, जो लुच्चा वो उतना ऊंचा है, तो फिर उस चीज को, उस वक्त के धारे को पीछे पलटने में वक्त लगता है। अच्छा शहबाज साहब, मैं इधर अर्ज करूंगा, आप समझते हैं जो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तालीम, सेहत और इंसाफ की बातें की थी इलेक्शन से कबल, उसमें हद तक कामयाब हो गए हैं या अभी कुछ और उन्हें काम करने की ज़रूरत है? तालीम, सेहत और इंसाफ, गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब मैं क्विकली आपको सबसे पहले मैं पिक करता हूँ इसमें से सेहत, क्योंकि सबसे पहली हमारी जरूरत इंसानों की ये होती है, फिर तालीम और फिर ये। भट्टी साहब याद कीजिए कि 1990 की दहाई के अंदर आपके घर पे 80 की दहाई में शहरों में और 90 की दहाई में गाँव में अगर आपके घर में टेलीफोन लगा होता था तो ये स्टेटस सिंबल था। वफाकी वजीर के कोटे से टेलीफोन का कनेक्शन लगा करता था। फिर 1996, 7 और 8 के अंदर वो जो मोबाइल फोन आगे बड़े बड़े, जनाब को याद होगा, फिर वो सिम कार्ड आगे जो 40-50 हजार का एक मिलता था। और आज हालत ये है कि घर घर के अंदर हर शख्स के पास 2-2 सिमें हैं। आप सिम लेते हैं तो 700-500 रुपए मिलते हैं। ये मैंने क्यों मिसाल दी? मैंने मिसाल आपको ये दी कि जो हमने मेजर्स लिए 90s के अंदर सेलुलर और टेलीफोन की दुनिया में, उसका हमें फायदा 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में आके हुआ है। आज हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। आज से पहले क्या है, आपके पास लाहौर में तो बड़े बड़े 2, 3, 4 अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन चीचावतनी में इस टाइम कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, मुरीदके में कोई इस टाइम हॉस्पिटल नहीं है, गोजरा में कोई नहीं है, तोबा टेक सिंह में कोई नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे 4 मरले का हॉस्पिटल बना हुआ होगा, उसके 4 फ्लोर होंगे, ऊपर वाले जो 2 फ्लोर है उसके अंदर जो बेड पड़े उनकी टांगें टूटी हुई हैं, डॉक्टर है नहीं, नर्स इलाज कर रही है। क्यों? क्योंकि उस शहर के अंदर जो 2 या 3 हजार लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा शायद 2-3 भी नहीं होते छोटे शहर में, जो लोग होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चले जाते हैं लाहौर से इलाज करवाने। शहबाज साहब मुझे जवाब देने दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जो बाकी बच जाता है वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसको क्वालिटी का इलाज किया जाए। अब जब आपने हेल्थ कार्ड दिया तो कोई बंदा कनाडा में बैठा हुआ, कोई बंदा किसी जगह पे बैठा, ये देखेगा कि टोबा टेक सिंह की अगर आबादी शहर की 2 लाख है, गाँव की मिला के टोटल 5 लाख आबादी है, हर घर के अंदर 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ से 50 करोड़ रुपया साल का प्रॉफिट कमा सकता हूँ या कम से कम रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो आप यकीन कीजिए, आज से 10 साल के बाद मैं देखने जा रहा हूँ
कि जिस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे लाहौर के 2 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उस साइज के नहीं तो उसके 80% साइज का हॉस्पिटल टोबा में भी खुला होगा, गुजरात में भी खुला होगा, वो पीरमाल में भी खुला होगा, वो हर जगह भी। इसलिए नहीं कि हम खड़े कर रहे होंगे वो हॉस्पिटल। जिस तरीके से टेलीफोन की दुनिया में इनकलाब आया, इसी तरीके से हेल्थ कार्ड वो इनकलाब लाएगा, क्योंकि आपने हर घर में 10 लाख रुपया दे दिया। दुरुस्त फरमाया, हॉस्पिटल रातों रात बन जाएंगे। दुरुस्त फरमाया आपका हेल्थ कार्ड के अंदर से, भट्टी साहब एक सेकंड, ये बहुत आम सवाल किया था। जी प्लीज। हेल्थ कार्ड के अंदर से शिफा निकलेगी? नहीं। हेल्थ कार्ड के अंदर से अस्पताल निकल आएगा फौरी तौर पे बंदे को देने से? नहीं। हेल्थ कार्ड किसी के हाथ में दे दो तो उसका खून बहता हुआ रुक जाएगा उस टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन होगा क्या कि हेल्थ कार्ड के अंदर से जब आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, तो उस हेल्थ कार्ड की वजह से अब हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। लोगों को पैसे दे दिए, अगले 5-10 साल में हॉस्पिटल बनेंगे और आपका ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जी मलिक साहब, शहबाज साहब, आपने जो बात की, आपने इनकलाब की बात की, लॉन्ग रन की बात की, खूबसूरत बात की, मगर मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने 100 दिन का एक प्लान लेके आए थे। मैंने अपने इन कानों से, आंखों से वो इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा था हम 100 दिन में भी एक तब्दीली माशरे में ले आएंगे। मेरा आपसे बिल्कुल सादा से एक सवाल है, 3 साल में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? देखिए, इसमें 2 बातें। पहले तो मैं 100 दिन का आपको जवाब दे दूं क्विकली। 100 दिन का सबसे पहला, इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा था कि जो लार्जर लेवल पे करप्शन होती है वो मैं रोक दूंगा। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि जिस शख्स के खिलाफ कोई सबूत आया उसको फारिग कर दिया गया। सबूत ये नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने, मेरे दुश्मन भी, बदतरीन दुश्मन भी कहते हैं कि मैं कभी शायद दफ्तर की पेंसिल भी नहीं लेके आता। एक दिन मेरे एक दोस्त ने कह दिया टेलीविजन के ऊपर कि आप फैसलाबाद के अंदर करप्ट मशहूर हैं। हालांकि फैसलाबाद में जमाना तालिब इल्मी से छोड़ दिया था वो शायद। अगर मैंने 15-16 साल की उम्र में वहां को करप्शन की हो, जब मैं वहां कॉलेज में पढ़ रहा था, कुछ समोसा खा लिया और उसका पैसे ना दे दिए हों, तो उसका मुझे पता नहीं। एक तो करप्शन का इल्जाम ये होता है जो किसी पे भी लगा दो, मैं आप पे लगा दूंगा, आप मेरे पे लगा दें, वो तो बादशाही है ना। लेकिन एक होता है डॉक्यूमेंटेड आपका लगे। राणा मशहूद ने पैसे पकड़े थे या नहीं पकड़े थे, सारी दुनिया को पता पकड़े थे। अच्छा गिल तो साहब, क्या हुआ था उसके बाद? कुछ भी गिल साहब पार्टी में बताएं, गिल साहब, आप हमारी पार्टी में बताएं किसी वजीर के खिलाफ शाइबा भी आया है? एक गिल साहब, मैंने जल्दी से एक सवाल पूछना, टाइम खत्म हो रहा है। गिल साहब, आप मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बड़े प्यारे उस्ताद के दामाद भी हैं, मैं डरता बड़ा हूं आपसे। और गरीब आदमी की जिंदगी की होया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कोविड के पल्ले पा दो, किसी के पल्ले पा दो, आप हर जगह जीत गए हैं, बट एट दी कॉमन पीपल, उस पर बताएं मुझे। काजी साहब, जहां पर आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ पे आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं बिल्कुल डिठाई से उसका दफा नहीं करूंगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, महंगाई हुई है ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा पूरी दुनिया में हुई है। हमारे साथ 2 मसले हुए, हमारी एक तो करेंसी डीवैल्यू हुई। थैंक यू गिल साहब, मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा इस पे आपको, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। असल गलत बड़ी, अब ब्रेक लेनी हमने जल्दी से और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। किसी ने कुछ मुझे मैसेज भेजा था तो जनाब मैंने ये सवाल पूछ लिया, मोहब्बत हमें किसी से नहीं है, मगर ज़रा आराम से बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच जो था, इससे पहले इसके एक सुओ मोटो नोटिस दिया था जनाब मोहतरम काजी फायद साहब ने। हमें ज्वाइन किया है इस हवाले से मुमताज़ कानूनदान जनाब अदर सदीक साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अदर सदीक साहब। हुजूर, आज ये फैसला आ गया, अब इस फैसले के मुताबिक पहले तो हमें ये समझाएं कि ये क्या फैसला है। क्या अब जो जज हैं, जो कि चीफ जस्टिस नहीं हैं, वो सुओ मोटो लेके रिफ़र कर सकते हैं या दरख्वास्त करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले की रूह से कि इस हवाले से सुओ मोटो लेना चाहिए? क्या है अब सिचुएशन जनाब अदर सदीक साहब? बहुत शुक्रिया कारी साहब। इस केस ने कई कंट्रोवर्सीज हैं वो सेटल कर दी हैं। हमेशा से आपने देखते आ रहे हैं कि हो ये रहा था कि जस्टिस काजी फायद साहब तारीख में 2-3 ऐसे हैं कि उन्होंने बेंच में बैठे हुए आज खुद नोटिस ले लिया और बैठ के फैसला भी कर लिया कि इसी केस में देख ले कि मेरे बेंच के पास लगाया जाए, नोटिस भी कर दे, चीजें भी भिजवा दी। और आर्टिकल 184(3) के अलावा में आर्टिकल 199 पढ़ते नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक काम करना और रूल्स ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के हैं। और इसी में तारीखी बात अगर आपको याद हो कि जैसे काजी फायद साहब के नजर आने की एक दरखास्त थी, उन्होंने कहा यही मेरा बेंच सुने, यही बेंच सुने। उस बेंच में बाकायदा मेजॉरिटी व्यू ने कहा कि बेंच बनाने का इस्तेहकाक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है।
और उन्होंने वो दरखास्त डिस्पोज कर दी थी और मामला गया था चीफ जस्टिस के पास कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। और ये कंट्रोवर्सी चली आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार कहती थी, बार काउंसिल बड़ी कहती थी कि जनाब ये जो सुपर जुरिसडिक्शन है ये रेगुलेट होनी चाहिए, ये इख्तियार होना चाहिए। मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल अपने उस करारदादों से पीछे हट गई। नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है या कोई साजिश या कोई, मैं लफ्ज मैं तो खुल के कहूंगा कि देयर वाज समथिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये सेटल कर दिया है कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार वजीर अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। अगर किसी बेंच ने सुओ मोटो लेनी भी है तो वो बाकायदा मामला भिजवाएगा चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस उसके लिए कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा अगर सदीक साहब मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई लूंगा, आप मसला नहीं मेहरा है, ये क्या अलमिया नहीं कि ये तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये भी नहीं पता कि वो बेंच बना ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का है। ये हैरत नहीं होती इस पे आम आदमी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आपने बड़ी जबरदस्त बाबड़ा, एक आम बच्चे को भी पूछ रहे ना, मिसाल के तौर पर एक एमएनए और एमपीए और एक वजीर आला हो। एमएनए वजीर आला जो है वो एमपीए भी है, वजीर आजम है वो एमएनए भी है, लेकिन जो वजीर आजम के इख्तियार है वो एक एमएनए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वजीर आला के इख्तियार एक एमपीए नहीं इस्तेमाल करता, एक मिनिस्टर नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो आईने पाकिस्तान ने भी एक जज को और चीफ जस्टिस को अलहदा क्यों रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ने करने और सारे इदारे को चीफ जस्टिस ने चलाना है, इसी तरह वजीर आजम में चलाना होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात की। और ये लेकिन वजह ये है कि ये चीज समझने के लिए आम आदमी के लिए तो बड़ा बाजी है। 1973 का कानून चला आ रहा है और उससे लेकर आज तक हमने ये सारी चीजें देखते आए हैं कि यहाँ तो आईन और कानून के मुताबिक है। और बड़ी जबरदस्त बात हुई, बाकायदा आर्गुमेंट आज हुए कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि 3 बेंचेस मौजूद है, एक ही बेंच के पास मामला ये क्यों गया। फिर जो एक दरखास्त के ऊपर दस्तखत जस्टिस काजी अमीन साहब ने तो कमाल कर दिया, वो बाकायदा उन्होंने पूछा कि एक दरखास्त में 14 अगस्त को दस्तखत है, दूसरे ने 20 को किया, तो ये इंतजार किया गया या कैसे हालात है काम बंदे का सवाल तो बड़ा वाज़े तौर पर है। लेकिन ये एक डिवाइड करने की कोशिश की। और यहाँ ये मैं एक देखें मैं और कह दूं आपको, वकील इसमें आमिर मीर की तरफ से जहांगीर जदून पेश हुए। जहांगीर जदून जो केस है वो नवाज शरीफ ग्रुप के करते हैं और अमूमन करते हैं। तो यहाँ भी पीछे कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ग्रुप जो है ना, जो पहले भी अदलिया को तकसीम करने की साजिश करता रहा जैसे सजाद अली शाह के दौर में, और अब भी वो किसी ना किसी तरह से जजेस में डिवाइड पैदा करना चाहता है। अच्छा आखिरी मिनट है अदर सदीक साहब, ये जो सोशल मीडिया हमारा बेलगाम हो चुका है, अब तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जी कि इस पे भी कार्रवाई हो सकती है, रेफरेंस बन सकता है। हमें तो चाहिए कि हमारा यकजा हो हमारी सुप्रीम कोर्ट और ये सब एक पेज पे हों। तो ये क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको डिस्करेज नहीं किया जाना चाहिए? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इस बात के लिए। और इस बात के लिए अगर आपको याद हो कि जस्टिस काजी फाइसा ने मौके खुद फराहम किए। जस्टिस काजी फाइसा वो जज थे जो कहते थे जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। और कई आपने वीडियो देखी होंगी, वो मुंह पे उंगली रख के कहते थे कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी है। लेकिन तारीख और हालात और वाकयात ने उन्होंने अपने केसेस में आकर कई ऐसी बातें की, कंट्रोवर्सीज देखें यहाँ रुकनी चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा रोल मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइसा को अदा करना है कि इस तरह की बातें ना हो। हमारे लिए सबसे मुकद्दम है हमारी अदालतें हैं। अगर अदालतों के इस हवाले से बात और एक खास एजेंडा जो है, जो आपको पता है, अगर आज भी बहुत अहम गुफ्तगू की आपने, बट आई एम सॉरी आई हैव टू लीव इट देयर। टाइम की कमी होती है हमेशा। नाज़रीन बात कल भी बड़ी अच्छी हो रही थी, मगर बात चलती रहेगी, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। एक पेज पे होना चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को और हमारे मसाइल हल करने चाहिए। हम तो यही दुआ भी करते हैं और ख्वाहिश भी मरी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।